नमस्कार। आज के इस वीडियो में बात होगी भारतीय शास्त्रीय नाटक की। जो यूपीएससी सीएससी के आर्ट एंड कल्चर का सिलेबस है उसमें सीधे तौर पर लिखा है अगर आप उसको अच्छे से पढ़ें तो जो थिएटर है ना, इंडियन क्लासिकल थिएटर, उसके बारे में बात होगी। थोड़ा सा बड़ा वीडियो है, अच्छे से देखिए, पूरी चीज़ों को अच्छे से समझिए। जहाँ कंफ्यूजिंग लगे थोड़ा सा तो कमेंट में पूछ लीजिए, लगेगा कुछ नहीं, बढ़िया नोट्स क्रिएटेड है। आपको जो है केवल उसको अपने शब्दों में, अपनी भाषा में उकेरना है, अपनी कॉपी में, बस, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले परिचय जानते हैं। भारतीय शास्त्रीय नाटक या भारतीय नाट्य परंपरा वेदों, संवाद, भजनों और वैदिक अनुष्ठानों में पाए जाने वाले नाटकीय तत्वों से प्रभावित थी। इस प्रकार ये वैदिक युग 1500 से 1000 ईसा पूर्व में है कि हम नाटकीय तत्वों को देखते हैं जो आने वाले वर्षों में नाटक को परिभाषित करेंगे और अंततः एक ऐसी शैली की शुरुआत करेंगे जिसे हम भारतीय शास्त्रीय नाटक के रूप में जानते हैं। यहाँ तक कि महाभारत जैसे महाकाव्य भी 400 ईसा पूर्व से ही कलाकारों या नटों के अस्तित्व का समर्थन करते हैं। ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो हमको बता रहा है इसके इतिहास के बारे में। हालांकि भारतीय नाटक पर सबसे प्रचलित ग्रंथ भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र है, जो 3री शताब्दी में सामने आया। पढ़ेंगे उसके बारे में भी पर्याप्त जानकारी। तो ये सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है। भरत मुनि ने नाट्य परंपरा को एक दिव्य उत्पत्ति का श्रेय दिया है, जो इसकी वैदिक धार्मिक शुरुआत को उजागर करता है। इस तरह के एक ग्रंथ का अस्तित्व ही बताता है कि उस समय होने वाले नाटकीय विकास की एक लंबी प्रक्रिया की परिणति थी, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। संस्कृत नाटक की कुछ प्रमुख विशेषताओं की बात कर लेते हैं। सबसे पहला है प्रेरणा। जैसा कि पहले देखा गया, प्रभाव के कई स्रोत हैं, है ना। तो यहाँ पे हमको प्रभाव बहुत सारे स्रोतों से देखने को मिलता है। इसके उद्देश्य की अगर बात करें तो नाट्य शास्त्र के अनुसार एक नाटकीय कार्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन और आनंद प्रदान करना नहीं था, बल्कि शिक्षा, धन, न्याय और आध्यात्मिक मुक्ति प्रदान करना था। इसीलिए संस्कृत नाटक का दुखद अंत नहीं होता है, क्योंकि हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि जीवन के चक्र से आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करने या इसे प्राप्त करने तक पुनर्जन्म लेने का एक साधन है ना। तो ये वाली बात यहाँ पर देखी जा सकती है सीधे तौर पर इसके उद्देश्य में। फिर यहाँ पर भावना पर जोर भी एक इसकी विशेषता है। तो रस को नाटक के माध्यम से प्राप्त एक आनंदमय सौंदर्य अनुभव के रूप में समझाया जा सकता है ना। इसे संस्कृत नाटक के सर्वोच्च उद्देश्य के रूप में देखा जाता है। भावना पर जोर, रस, है ना, जो हम पहले पढ़ते थे वो रस या सौंदर्य भावना संस्कृत नाटक का एक महत्वपूर्ण पहलू है और इसे नाटक द्वारा दर्शकों को परिष्कृत भावनात्मक प्रतिक्रिया के रूप में सबसे अच्छी तरह से परिभाषित किया जा सकता है। रस मोटे मोटे तौर पर विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव और स्थैतिक भाव से बना होता है, जो कला के काम के लिए भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से एक विभिन्न प्रकार है ना। जो भावनात्मक प्रतिक्रिया है उनके अलग अलग प्रकार हैं। फिर आता है नाटकों का वर्गीकरण, इसका अलग अलग डिवीजन करना। नाट्य शास्त्र में विभिन्न प्रकार के नाटकों, प्रमुख प्रकार जो है रूपक या लघु प्रकार, है ना, प्रमुख प्रकार रूपक या लघु प्रकार उपरूपक के बारे में भी बताया गया है। रूपक में 10 प्रकार के नाटक शामिल हैं, जिनमें से नाटक मिथकों और वीरतापूर्ण कहानियों पर आधारित नाटक है और प्रकरण काल्पनिक कहानियों पर आधारित नाटक है, जिनमें कम महत्वपूर्ण पात्र प्रमुख होते हैं। यहाँ पर सीधे तौर पर हमको एक नाट्यशास्त्र है, एक रूपक है। ये दो जो हमारे शब्द हैं, ये इस टॉपिक से जुड़े हुए बहुत जरूरी शब्द हैं। नाट्यशास्त्र और रूपक, इन दोनों के बारे में ये तो एक पर्याप्त जानकारी मैं तो नहीं बोलूंगा, और थोड़ा डीप में जानना चाहिए। फिर आ जाता है हमारा कथानक संरचना। तो अगर हम क्लासिकल थिएटर की बात कर रहे हैं तो संस्कृत नाटक की आदर्श कथानक संरचना में 5 संक्रमण होते हैं, जो चित्रित घटनाओं की अंतिम परिणति की ओर ले जाते हैं। पहला है मूल यानी मुख, जो कथानक के बीज या शुरुआत को बताता है ना। दूसरा होता है घटना, प्रतिमुख, जो अच्छी और बुरी दोनों घटनाओं को दिखाकर कथानक को आगे बढ़ाता है। तीसरा होता है रोगाणु, जो गर्भ,
ये अच्छे कार्य या घटनाओं के उद्देश्य या फल की ओर ले जाती है। तो एक तो मुख, प्रतिमुख, गर्भ, है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, इस प्रकार से यहाँ पर दर्शाया गया है। अभी और है, 5 है ना, जानते हैं उनके बारे में। फिर आ जाता है हमारा द्विभाषी प्रकृति। यहाँ पर संस्कृत नाटक का एक अनूठा पहलू इसकी द्विभाषी प्रकृति है। ब्राह्मण और क्षत्रिय जैसी जो उच्च जातियां मानी जाती हैं, इनके नायक संस्कृत में बोलते थे, जबकि समाज के अन्य वर्गों जैसे सैनिक, नौकर, महिलाएं और बच्चे आदि के पात्र विभिन्न प्राकृत भाषाओं में बोलते थे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आमतौर पर याद नहीं किया जाता। अभिनेताओं की रचना भी यहाँ पर है। यूरोपीय शास्त्रीय नाटक में महिला अभिनेताओं पर प्रतिबंध के विपरीत संस्कृत परंपरा में ऐसे प्रतिबंध नहीं थे कि पुरुष अभिनेताओं को महिला प्रधान भूमिका निभानी पड़े, है ना। और कथानक के आधार पर नाटक अकेले पुरुषों, अकेली महिलाओं या दोनों द्वारा किया जा सकता था। एक बहुत अच्छी बात है ये। कुछ टॉपिक्स है। एक शब्द आता है भास। भास क्या है, या भाषा ऐसा करके था वो। ये 3री और 4वीं शताब्दी में एक संस्कृत नाटककार थे जो कालिदास से पहले के थे। माना जाता है उज्जैन शहर में रहने वाले थे। भास की रचनाएं बहुत अभी तक है। 1909 में तब प्रकाश में आई जब मैसूर के पुरातत्व सर्वेक्षण के पंडित आनंदलवर ने स्वप्न प्रवास वदत्ता यानी वास वदत्ता का दर्शन नाटक की खोज की। फिर 1913 में टी गणपति शास्त्री द्वारा तिरुवनंतपुरम यानी त्रिवेंद्रम उस समय में एक पुराने पुस्तकालय में कुल 13 नाटक खोजे गए। भास ने महाभारत, रामायण, पुराण, अर्ध ऐतिहासिक किंवदंतियों और पात्रों जैसे महाकाव्यों से अपनी प्रेरणा ली। फिर आता है शूद्र, जिसका शाब्दिक अर्थ है छोटा सेवक। ये कवि राजा था जो 2री शताब्दी में उज्जैन में रहता था। वो अपने, देखिए सब उज्जैन से कनेक्टेड है एक्चुअली। वो अपने प्रकरण नाटक या मृच्छकटिक, छोटी मिट्टी की गाड़ी के लिए प्रसिद्ध है। जो भास के अधूरे नाटक चारुदत्त का विस्तारित संस्करण है, 10 अंकों वाला है। और ये नाटक एक ब्राह्मण व्यापारी चारुदत्त और एक वैश्या वसंत सेना की प्रेम कहानी को दर्शाता है, जिसका मिलन एक ईर्ष्यालु प्रेमी द्वारा विफल कर दिया जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। फिर आता है एक हमारा भवभूति। भवभूति बाद के संस्कृत काल के एक प्रमुख नाटककार थे जो 8वीं शताब्दी में उत्तर भारत के कन्नौज के राजा यशोवर्मन के दरबारी कवि थे। उन्होंने भी रामायण पर आधारित नाटक लिखे, जैसे महावीर चरित, एक महान नायक के कारनामे, जिसमें राम के प्रारंभिक जीवन को दर्शाया गया। उत्तर रामचरित, राम का अंतिम इतिहास, जिसमें रामायण के उत्तर कांड में लिखे गए राम के जीवन के अंतिम वर्षों को दर्शाया गया। दोनों नाटकों में नाटक शैली में लिखे गए 7 अंक शामिल हैं। ऐसे ये जो नाम है ये बहुत बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट पीरियड को दर्शा रहे हैं। और हमारा भी एक पॉइंट ऑफ व्यू यही रहता है कालिदास। इवन हमने अपने थंबनेल में भी कालिदास का नाम लिखा है ना। तो वो तो चलिए अट्रैक्शन है, मगर यहाँ पर अब आई गया है नाम भी कालिदास का भी। 4वीं-5वीं शताब्दी के काल के संस्कृत नाटककार माना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के अधीन दरबारी थे। उनके नाटक और कविताएं मुख्य रूप से वेदों, रामायण, महाभारत और पुराणों पर आधारित हैं। उनकी रचनाओं में उल्लेखनीय नाटक हैं, है ना, आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर लिखा है कई सारे खंड काव्य, महाकाव्य, छोटी कविताएं, कई सारी रचनाएं उनके द्वारा की गई हैं। उल्लेखनीय कार्य कालिदास जी के द्वारा किया गया है। थिएटर, अगर इंडियन क्लासिकल थिएटर की बात की जाए, ये नाम प्रमुख है। कुछ नाम बड़े ही दिखते नहीं हैं, है ना, बहुत बहुत छुपे नाम है, मगर हम उनको आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आपका काम है बढ़िया तरीके से आप पढ़ाई करें, अपना 100% दीजिए, अपने लक्ष्य की जल्दी से जल्दी प्राप्ति करिए। कोई बहुत इंतज़ार भी कर रहा है आपके लक्ष्य के लिए। बाकी मिलेंगे अपन अगले वीडियो में ऐसी ढेर सारी जानकारी के साथ। नमस्कार जी, डायनामिक इम्पल्शन।